बजट का मौसम तो शुरू हो चुका है। अब मोदी सरकार सवर्ण आरक्षण के बाद एक और बड़ा ऐलान कर सकती है, जिससे आपके जेब और हमारी जेब पर फर्क पड़ेगा। जी हाँ, हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा वर्ग को बड़ी सौगात ये सरकार दे सकती है। बात करते हैं, हमारे साथ CNBC आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, बताइए क्या जानकारी है आपके पास, किस तरह का तोहफा सरकार दे सकती है इस बजट में? वित्त मंत्रालय से इस बार बजट को लेकर कोई घुमा फिरा कर संकेत नहीं मिल रहे हैं, बल्कि बिल्कुल साफ साफ संकेत मिल रहे हैं। वो ये है कि इस बार भले ही अंतरिम बजट हो, लेकिन इसमें सरकार नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत दे सकती है। सरकार छोटे टैक्स पेयर्स को बड़ा तोहफा दे सकती है। और ये जो रियायत या फिर राहत या फिर तोहफा कहें, वो अप्रत्यक्ष तौर पर नहीं दिया जाएगा, बल्कि सीधे सीधे दिया जाएगा। और इसके कई सारे अलग अलग विकल्पों पर सरकार विचार कर रही है। एक विकल्प ये हो सकता है कि हम इनकम टैक्स में बदलाव कर दें। अगर इनकम टैक्स में बदलाव का सरकार मन बनाती है तो वहां पे कई सारे रास्ते हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर इनकम टैक्स स्लैब का जो पहला स्लैब है, जिसमें 2.5 लाख से 5 लाख तक का स्लैब है, उसका दायरा आप बढ़ा दीजिए। इससे क्या होगा कि छोटे टैक्स पेयर्स को राहत मिल जाएगी और खासतौर से सवर्णों को जो आरक्षण दिया गया है, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग जो तय किया गया है, उसमें यह कहा गया है कि सालाना 8 लाख रुपए की आमदनी वाले परिवार को आरक्षण मिलेगा। तो इन सालाना 8 लाख आमदनी वाले परिवार को इनकम टैक्स में भी आप रियायत दीजिए और इनकम टैक्स के स्लैब में भी कुछ इस तरह से तालमेल बैठाइए। तो इस तरफ कदम उठाने की संभावना काफी ज्यादा दिख रही है। दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो अभी 40,000 रुपए मिलता है, उसकी रकम को और ज्यादा बढ़ा दीजिए। तीसरा विकल्प यह हो सकता है कि अभी इनकम टैक्स की जो दरें हैं 5%, 20% और 30%, उसको थोड़ा सा और दायरा बढ़ाइए, उसमें एक और स्लैब डालिए, ताकि छोटे टैक्स पेयर्स को टैक्स का बोझ कम पड़े और जो बड़ी आमदनी वाले लोग हैं उन पर टैक्स का बोझ ज्यादा पड़ जाए। तो ये अलग अलग विकल्प हो सकते हैं इनकम टैक्स के जरिए इनकम टैक्स पेयर्स को, नौकरी पेशा लोगों को रियायत देने के। लेकिन लक्ष्मण, सवाल ये पैदा होता है कि क्या अंतरिम बजट होने के बावजूद टैक्स स्लैब्स में, टैक्स स्ट्रक्चर में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है? ये बात बिल्कुल सही है और ये सवाल जायज भी है। दरअसल अंतरिम बजट में सरकार कोई बड़ा ऐलान नहीं करती है, परंपरा यही रही है। लेकिन परंपरा के मुताबिक ऐसा भी हुआ है कि सरकार अंतरिम बजट में कुछ बड़े ऐलान की भी है। मिसाल के तौर पर 2014-15 में जब पी चिदम्बरम उस वक्त के वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने अंतरिम बजट पेश करते हुए एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती की थी और कहा था कि इंडस्ट्री की अभी मांग है और समय की मांग है कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती की जाए। हालांकि अलग बात है कि अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स में बदलाव किया गया था। डायरेक्ट टैक्स में कोई बदलाव अंतरिम बजट में अब तक बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या सरकार परंपरा से हटकर डायरेक्ट टैक्स में ऐसा बड़ा बदलाव करेगी इस अंतरिम बजट में? तो यहाँ दो बातें काफी ध्यान देने वाली है। पहली बात तो ये कि कानून ऐसा करने से सरकार को बिल्कुल नहीं रोकता, यानी कानूनन सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है। दूसरी बात कि कुछ ही महीने बाद सरकार को चुनाव में जाना है और सत्ताधारी पार्टी का कोर वोटर माना जाता था मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोग, जिनके बारे में कहा जा रहा है कुछ नाराजगी है नोटबंदी और जीएसटी के बाद से। तो इस नाराजगी को दूर करने के लिए, अपने कोर वोटर को फिर से लुभाने के लिए सरकार कोई बड़ा कदम उठाना चाहती है और माना जा रहा है कि इस अंतरिम बजट में सरकार टैक्स पेयर्स को रियायत देकर के ये बड़ा कदम उठाना चाहेगी। बिल्कुल, तो CNBC आवाज ने देखिए अब कवरेज शुरू कर दिया है और हर रोज हम आपको कम से कम एक ऐसी जानकारी जरूर देने वाले हैं। तो इस शो में इस सेगमेंट को जरूर देखिएगा। हम आपको बताएंगे कि दरअसल बजट में क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं। ज्यादातर लोगों से जिनसे हम बात करते हैं वो कह रहे हैं कि इंटरिम बजट है, लेकिन देखिए हमारे जो लक्ष्मण है वो आपको क्या बता रहे हैं कि आपके हमारे लिए ये बड़ा बजट साबित हो सकता है। तो हमारी तरफ से पहले तो सेव द डेट भेजते हैं ना, कोई इवेंट होता है तो आप तो कहते हैं भाई ध्यान रखिए। तो 1 फरवरी ये इंपॉर्टेंट दिन है, 11 बजे से जनरली बजट भाषण शुरू हो जाता है। तो सारा दिन CNBC आवाज के साथ आप जुड़कर रहिए, डेट नोट कर लीजिए, सेव कर लीजिए। हमारे दमदार एक्सपर्ट्स आपको बताने वाले हैं अब से लेकर बजट तक कौन से स्टॉक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए। हमने स्टॉक 2020 में भी अब 2 स्टॉक्स हर रोज बताने शुरू कर दिए हैं जो बजट पिक्स हैं, जहां पर एक ट्रेडिंग मोमेंटम भी देखने को मिलेगा। तो माहौल तो देखिए चुनावी है और ये बजट भी दरअसल चुनावी है। और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट दीवान साहब मौजूद हैं। दीवान साहब, ये जो लक्ष्मण कह रहे हैं ये बड़ा ऐलान हो सकता है इस बार बजट में, अगर ये होता है जो कि पूरी उम्मीद है, तो उससे क्या फायदे होंगे? नहीं बिल्कुल। और आपने जो सेव द डेट की ना, सेव द डेट एक्चुअली अगले 11 दिन है। सही है।
मतलब जो 11 वर्क ट्रेडिंग सेशन जो है, उसका रीजन कि रोज कुछ ना कुछ आपको उसकी तरफ इंडिकेशन मिलेगा, जो हमने पहले पिछले हफ्ते भी जैसे फर्टिलाइजर स्टॉक्स का जिक्र किया। और सर आपने किया क्या मतलब वो आपको कैसे कर लेते हैं ये अभी मुझे नहीं समझ आया, लेकिन फिर भी आपने जैसे किया। और उसमें लक्ष्मण जो कह रहे हैं, जो टैक्स डिडक्शन, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने का, ये सबसे ईजी और रीजनेबल जिसको कहेंगे, तीनों जो विकल्प बताए उसमें से है। उसका रीजन है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने सालों से नहीं रिवाइज हुआ है। सही है। और जिस हिसाब से इकोनॉमी बढ़ी है, जिस हिसाब से आमदनी बढ़ी है, तो अगर स्टैंडर्ड 40 का थोड़ा भी 60 भी हो जाता है तो आपके पास एक वो होता है। और दूसरी चीज हुई है हेमंत, जो पिछले 2 साल में डिमोनेटाइजेशन के बाद जो टैक्स पेयर्स की मात्रा बढ़ी है, जो लोग नए टैक्स उसमें आए हैं स्लैब्स में, उनके लिए अगर इस टाइप की वो होती है तो टैक्स कंप्लायंस हमेशा बढ़ता है। सही बात है। तो आप उसका जो मुहिम शुरू किया आपने नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बढ़ाने का, उसको जारी भी रख सकते हैं। तो एक बहुत लॉजिकल चीज होगी। बाकी चीजें कॉर्पोरेट साइड पे आ सकती है, इंडिविजुअली शायद वो इम्पैक्ट ना करें, कॉर्पोरेट उसमें इंप्रूवमेंट आ सकता है टैक्स स्ट्रक्चर्स में। बट आई थिंक ये सबसे वो इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, और कंजम्पशन को वापस ये बढ़ावा पूरी तरह से मिल सके। चलिए, अब हमारे साथ sptulsian.com के विशेषज्ञ हमारे साथ मिस्टर SP तुलसियान जुड़े हैं बात करने के लिए। तुलसियान सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर एग्जैक्टली आज इन्फोसिस के नतीजों के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यही उठा है कि जो इन्फोसिस के नंबर्स हैं, उसके बाद जो अंडर परफॉर्मेंस टीसीएस से हमने देखने को मिली है, क्या ये ठीक रहेगी अप्रोच के इन्फोसिस बाय सेल टीसीएस, या फिर अगर आप टीसीएस सेल करने के मूड में नहीं भी हैं तो भी एज ए इन्वेस्टर इन्फोसिस पर इस प्राइस में इन नतीजों के बाद फोकस करना चाहिए? देखिए वीरेंद्र, अगर आप दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर करें टीसीएस और इन्फोसिस, तो नेचुरली आप शायद एक मैं सिर्फ Q3 तक अपने आप को सीमित रखूं तो मैं कहूंगा कि शायद इन्फोसिस के रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन हमें एक साइज को भी देखना बहुत जरूरी है। और जिस हिसाब से टीसीएस ने ग्रोथ दिखाई है, हो सकता है उनके मार्जिन कॉम्प्रेशन ने थोड़ा सा बाजार को निराशा किया हो, लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट नंबर देखें तो काफ़ी दमदार हैं। और मेरा अगर दोनों को चुनना रहेगा तो मैं नहीं कहता हूँ कि जैसे मैंने बताया कि इन्फोसिस का आगे जाके गाइडेंस भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन इस दोनों को देखते हुए भी, और हमेशा बाजार की पिछले हमने 2 साल से देखी है, जो एक तरह वैसे तो पिछले 6-7 साल से ये टीसीएस जो है फेवरेट रहा है बाजार का, और मेरे हिसाब से वही चीज़ बरकरार रहेगी। तो दोनों नतीजों को देखते हुए मैं कम से कम टीसीएस पे मेरा जो है बाइंग प्रेफरेंस रखूँगा। ऑल राइट, अब जिस तरह से अब बजट का माहौल बन चुका है, तुलसियान सर ये बताइए, चर्चा ये चल रही है कि 3.3% का फिस्कल डेफिसिट का जो लक्ष्य दिया था सरकार, तो इसको एक्सीड कर जाएगी। क्या ये बाजार ने पचा लिया है? और जो अब एक और खबर चल रही है कि अब जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट जो मीट नहीं हो सका, उसके चलते सूटी के कुछ शेयर मार्केट में कभी भी बिकने के लिए आ सकते हैं। आप इस न्यूज़ को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट मीट करने का सवाल है हेमंत, वो मेरे हिसाब से सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि जिस हिसाब से बाईबैक का कंपलसरी मैंडेट दिया है सरकार ने सभी पीएसयू कंपनियों को, उसमें अभी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। हम एवरी डे कोई ना कोई कंपनी को उसमें एडिशन होते हुए देख रहे हैं। और अगर सूटी का स्टेक सेल करते हैं, जो कि मेरे लार्जली 3 कंपनियों में है, और अगर वो एक्सिस बैंक, क्योंकि एक्सिस बैंक के वर्तमान में भाव काफ़ी अच्छे हो गए हैं, एक्सिस बैंक, आईटीसी और L&T 3 के स्टॉक स्टेक को होल्ड कर रहे हैं, और अगर उसमें एक्सिस बैंक के स्टेक को सेल करे, पार्टली भी सेल करे डाइवेस्टमेंट टारगेट को मीट करने के लिए, तो मैं कहूँगा कि एक अच्छी पहल है। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार थोड़ी सी सूटी के स्टेक को लेके भी पॉजिटिव हो गई थी। इस सरकार से कयास लगाया जा रहा था कि शायद ये 2 साल पहले या 1 साल पहले ही उसमें से पार्ट ऑफ द स्टेक सेल करते, पर ऐसा नहीं हुआ। तो अगर वैसा होता है तो मैं कहूँगा कि अच्छी रणनीति होगी, और अगर उससे अपने फिस्कल डेफिसिट को ये कंट्रोल कर सके, और अगर अपने डाइवेस्टमेंट टारगेट को भी एक्सीड कर सकें, 80,000 के आसपास, 80,000 करोड़ के आसपास ले आएँ, तो मेरे हिसाब से वो एक पॉजिटिव व्यू होगा। और रहा जहाँ तक सवाल 3.3% फिस्कल डेफिसिट का, अब ये कहना मुश्किल होगा कि कंपनी बैंक सरकार जो है कितना रिवाइज प्रस्तुत करती है कि फिस्कल डेफिसिट कहाँ रहेगा, लेकिन अगर वो ये भी कहे कि हमारा फिस्कल डेफिसिट मेंटेन है, तो उसका रिव्यू होगा नई सरकार द्वारा। जब नई सरकार आएगी उस वक्त वो चीज़ का देखा जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत बड़ी टिंकरिंग होगी कि उससे कोई अगर आप 3.4 या 3.45 तक प्रेजेंट करते हैं, तो मार्केट ने उस चीज़ को काफ़ी हद तक बचा लिया है। अच्छा सर, ये जो आंकड़ा निकल कर आया है आईआईपी का 17 महीने के निचले स्तर पर 0.5% का, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि इस 2 महीने के आंकड़ों को देखना चाहिए, अक्टूबर नवंबर के जोड़कर, और वो अगर पिछले साल के आंकड़ों से कंपेयर करेंगे तो बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। नवंबर और अक्टूबर में दिवाली के चलते कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि दरअसल डिसरप्शंस बने हैं इस आंकड़ों में। आपका व्यू क्या है इन आंकड़ों पर?
देखिए मेरा भी यही व्यू है कि आपको अक्टूबर नवंबर दोनों के आंकड़ों को जोड़ के देखना होगा। अगर जहां तक जिस हिसाब से नवंबर के जीएसटी कलेक्शन आए हैं, मैंने उसमें भी कहा था कि जब जीएसटी का कलेक्शन देखिए और अगर आप उसको 31 अक्टूबर के 31 दिन और नवंबर के 30 दिन को अगर आप कंपेयर करें तो आपको जीएसटी के आंकड़ों में कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का गड़बड़ाहट नहीं दिखी। ऑन द कॉन्ट्री 3158 करोड़ का एवरेज कलेक्शन था नवंबर में, जो कि अक्टूबर में 3150 करोड़ के आसपास था पर डे का। तो मेरे हिसाब से इसे दोनों महीनों को जोड़ करके देखना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से हमेशा फेस्टिव सीजन डिमांड के अहेड प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है और हमने अक्टूबर में काफ़ी अच्छे आईआईपी के आंकड़े देखे थे, तो स्वाभाविक था कि नवंबर में थोड़ा सा उसके ऊपर पॉज होता। लेकिन ओवरऑल जिस हिसाब से जीएसटी जो कि कंजम्पशन के आंकड़े को ज़्यादा प्रदर्शित करता है, वहाँ पे हमने कोई बहुत बड़ी निराशा नहीं देखी। तो मैं कहूँगा कि आईआईपी के जो नवंबर के नंबर है शायद वो वन ऑफ को लेकर के चलना चाहिए, या फिर अक्टूबर नवंबर को दोनों को जोड़ करके उन आंकड़ों को देखना चाहिए। सर ओवरऑल व्यू अब आपका क्या है मार्केट पर, आप कैसे अप्रोच करेंगे बाजार को? देखिए हेमंत, मैंने सीरीज के पहले कहा था कि पहला वीक और आखिरी वीक पे थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि वहाँ पे वॉलेटिलिटी हो सकती है जो कि 5 वीक सीरीज में दिखाई देती है। और अगर मैं पिछले 2 या 3 दिनों का प्राइस बिहेवियर देखूँ या मार्केट का बिहेवियर देखूँ तो वहाँ पे कोई बहुत बड़ी आपको नेगेटिव दिखाई नहीं देती है। थोड़ी एफआई सेलिंग की वजह से प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है फ्रंट लाइनर में, तो रुख यही बना हुआ है कि कम से कम ये हफ्ता भी जो है पॉजिटिव बना रहेगा और अगला हफ्ता भी थोड़ा सा। लेकिन लास्ट वीक ऑफ सीरीज जब जैसे अहेड ऑफ दी बजट भी आएगा 1 फरवरी, उसके पहले 31 जनवरी को सीरीज खत्म होगी, उसके पहले थोड़ा सा कॉशन जरूर रखना चाहिए। अदरवाइज अगले इस पूरे हफ्ते के लिए तो मेरा तो रेंज बाउंड टू माइल्ड पॉजिटिव बिहेवियर का रुझान है। तुलसियान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में जुड़े और सभी स्टॉक्स पे और इंडस्ट्रीज पे आ रखिए आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आते हैं 3 बैंकों पर। अभी कुछ देर पहले जैसे कि वागले साहब ने इंडसइंड बैंक पे सेल कॉल दी थी, आज इंडसइंड बैंक के इस प्राइस परफॉर्मेंस को देखने के बाद आप देखिए ना, आपको क्या नजर आ रहा है कि क्लियर डाइवर्जेंस हो गया है बैंक निफ्टी के अंदर ही, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के अंदर ही। पहले अगर आप देखें हेमंत, एक सेकुलर मूव था, यस बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, लेकिन इस बार बाजार ने कहीं ना कहीं नतीजों के बाद भी इंडसइंड बैंक को पीछे छोड़ दिया। इस बार आपके देखिए एक्सिस बैंक और इस बार आपके आईसीआईसीआई बैंक ऑल टाइम हाई पे खड़े हैं, तो कितना बड़ा डाइवर्जेंस है प्रकाश। ये डाइवर्जेंस आप देखा है, और ये डिसाइसिव डाइवर्जेंस है। एक ही दौर में 2 स्टॉक्स को आपने इतनी वरीयता दी, इतनी इंपॉर्टेंस दी, इतनी स्ट्रॉन्ग डिलीवरी बेस्ड बाइंग, और एक को आपने कंप्लीटली अवॉइड ट्रैजेक्टरी में रख दिया। और इन नंबर्स के बाद इंडसइंड बैंक के नंबर्स आ चुके हैं, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस वक्त? ये इससे रीइंफोर्स यही हो रहा है कि एक्सिस और आईसीआईसीआई जो कॉर्पोरेट फेसिंग ज़्यादा है और इंडसइंड जिसमें थोड़ा बहुत मिक्स ऑफ रिटेल है, थोड़ा बहुत एसएमई है, वहाँ पे अभी भी ऑपरेशनली अर्निंग्स पे थोड़ा सा वजन ज़्यादा, ग्रोथ का जो इश्यूज है वहाँ ज़्यादा है। इनफैक्ट FY19 और FY20 के इनके निम ग्रोथ के एस्टिमेट्स तो बहुत ही वीक अभी आए हैं बाहर। तो अब मैंने ये कहा भी था कि इंडसइंड के नंबर्स अगर वीक आएंगे तो इसमें तो वीकनेस थोड़ी दिन रहेगी और वो बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको एक समय बनना शुरू होगी जब कमर्शियल व्हीकल्स और ये एसएमई की जो ग्रोथ है वापस आना शुरू करेगी, रफ्तार पकड़ेगी। बट फिलहाल एक्सिस बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक, ये 2 मतलब बहुत डिस्टिंक्ट ट्रेड्स हैं, चाहे सूटी का स्टेक सेल आए या ना आए। एक्सिस बैंक में जो जिस टाइप की स्ट्रेंथ बनी हुई है और कोई ना कोई इसमें दूसरा बैंक जो है अगर हिस्सेदारी लेना भी चाहे तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। राइट, एक्सिस बैंक पर अब रखिएगा नज़र। लेकिन एक बैंक जिसकी चर्चा शेयर बाजार में खूब जोर जोर से हो रही है, अच्छा हर तरह के र्यूमर चल रहे हैं, मैं र्यूमर्स नहीं बताऊंगा वरना क्या है लगेगा कि हम लोग र्यूमर्स को बढ़ाने के लिए, लेकिन आप सब समझदार हैं सर, ये होगा क्या यस बैंक के बारे में, अब क्या व्यू है आपका और क्या करना चाहिए? यस बैंक का चार्ट लाते हैं आपके सामने, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा, बृहस्पतिवार को आखिरी में थोड़ा सा बढ़ जाता है, शुक्रवार को आखिरी में थोड़ा सा गिर जाता है। वागले साहब से भी इस पर एक राय लेंगे। वागले साहब ने लगता है कुछ लिखना शुरू कर दिया है। मेरे को एक आइडिया आ रहा है पेयर ट्रेड का, तो बता दीजिए। इक्वल क्वांटिटी एक्सिस और आईसीआईसीआई बाय करे और उसी क्वांटिटी यस और इंडसइंड शॉर्ट करे। यस और डबल पेयर, तो डबल पेयर और दोनों ये चारों एफएनओ में है। ये आपने नई चीज इजाद करी है, ये तो अभी तक इतिहास में आया नहीं। प्रकाश से कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान मिलता है। प्रकाश जी का प्रकाश सर बताइए, यस बैंक को अगर सिंगल देखा जाए तो आप ये पेयर तो सर ने बनाया, सर आजकल डबल पेयर में इंटरेस्टेड है, ये एक बड़ी बात है। लेकिन अगर सिंगल आउट किया जाए यस बैंक को, इसको कैसे अप्रोच करेंगे? ये मेरे को नहीं लगता कि इनके पास कोई बहुत तगड़ा विकल्प आया है। तो ये जो अटकलें लगती है कि मतलब मोगा साहब को हाँ ऊपर कर देंगे,
और इसमें मोगा साहब आएंगे तो एक कंटिन्यूटी रहेगी, एक एडवांटेज आपका वो है। दूसरा ये है कि कोई बाहर से नहीं आ रहा है, उसका मतलब ये है कि हो सकता है कि कोई वैसा कॉन्फिडेंस नहीं आया कि कोई बाहर का कैंडिडेट, कई लोग उस रेस में से निकल भी गए। सही है। सो ये ना बड़ा पेचीदा वो है, ओवरहैंग है इसमें इवेंट का, और मुझे नहीं अभी लगता लेना तो नहीं है ना? नहीं बिल्कुल बस वही एग्जैक्ट आपने एक बार बोला था वो वाला बयान, मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं वो आई सेड नो टू यस एट दैट पॉइंट। वो 220 था, 216 220 जोन में था। सही कॉल था। लोग नहीं, और लोग इसमें जल्दबाजी मचा रहे थे। इट इज अ ग्रेट बैग, देयर इज नो डाउट, बट ये इवेंट तो हो जाने दो, आ जाने दो नाम, उसके बाद ले लो। आपने देखा एक्सिस में नाम आने के बाद क्या हुआ, पैसा बनाने का पूरा मौका मिला। आपने देखा आईसीआईसीआई में नाम जाने और आने से क्या हुआ। सो ये नाम आना जाना जो है लगा रहेगा, और उसी में आपको अपॉर्चुनिटी की, पर उसकी अटकलें लगाना कि ये होगा स्पेकुलेटिव हो जाता है। कई बार नाम ही काफ़ी है ना, वो चीज़ काम कर जाती है ये। लेकिन इसमें कुछ मैं कुछ स्टॉक्स रखना चाहूँगा। आई मीन बायोकॉन पे बात कर चुके हैं हम, और राजेश की एक कॉल थी इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा। बाकी सब कुछ स्टॉक्स पे ध्यान दीजिएगा। एक तो एस्कॉट्स एक डिसाइसिव क्लोजिंग दी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, और उसके बाद अगर आप देखें तो थोड़ा गॉडफ्रे फिलिप्स और आईटीसी को मैं एक चंक में रखना चाहूँगा, और इन 3-4 स्टॉक्स में से, और इनफैक्ट मैं एक और जोड़ दूँ इसमें, कजारिया सेरेमिक्स। इनमें से आपको क्या अच्छा लग रहा है इस वक्त? एस्कॉट्स वीरू मेरे को कई दिनों से अच्छा लग रहा है। इसमें एक ही प्रॉब्लम है, ये काफ़ी मतलब 600 से लेकर अभी 750 तक चल चुका है। तो ये वन वे मूव कब तक कंटिन्यू होगी? हाँ, 200 डे के ऊपर सस्टेन हुआ है एक ही दिन, वॉल्यूम्स थोड़े कम है। तो ये नहीं कि मैं बेरिश हूँ, लेकिन एज अ ट्रेडर मुझे बहुत ज़्यादा ये लेवल पे एक्साइट नहीं करता है। गॉडफ्रे फिलिप्स और आईटीसी तो मैं पिछले आई थिंक हफ्ते में या 2 हफ्ते में हम 3 या 4 बार बात कर चुके हैं। मैं उसको मेंटेन करूंगा। मेरा 330 का जो टारगेट है 330 340 ये बरकरार है, और इसमें जब आएगा 2 या 3 दिन में ही आएगा, वो 2-3 दिन कब आएंगे वो देखना होगा। और एट 295 मैं कहता हूँ डाउन साइड बहुत कम है, 10 से 15 रुपए, अप साइड 30 से 40 रुपए है। ऑलराइट, कजारिया सिरेमिक्स, ये जो आपने अभी बात करी वीरू, इस स्टॉक में नतीजों से पहले तेजी बनी है। देखिए अब इस हफ्ते शुक्रवार को इसके नतीजे आने वाले हैं, तो उससे पहले एक मूव बनना शुरू हो चुका है। ये अब मूव इस स्टॉक को कहां तक ले जा सकता है पालविया साहब? कजारिया सिरेमिक्स के चार्ट्स देखकर बताइए। हेमंत जी देखें तो इसमें एक लॉन्ग एडिशन कंटिन्यूस देखने को मिला स्टॉक में। मुझे लगता है जिस तरीके से फॉर्मेशन है और जिस तरीके से एडिशन देखने को मिल रहा है, स्टॉक मुझे लगता है 540 से 550 की रेंज में जाना चाहिए यहाँ से। तो अभी भी करंट लेवल पे भी मुझे अट्रैक्टिव लगता है, और यहाँ से भी बाय किया जा सकता है। 517 रुपए का स्टॉप लॉस मैं मानता हूँ कि लेके यहाँ से 540 550 के टारगेट के लिए कजारिया सिरेमिक में बाय पोजीशन बनानी चाहिए। ये थी कजारिया सिरेमिक पे बात, लेकिन प्रकाश एक स्टॉक पे ध्यान दीजिएगा जरा प्लीज। सीईएससी लेके आइएगा एक बार। और 682 के स्तर पे क्लोजिंग आई, और शुक्रवार को क्या बेहतरीन क्लोजिंग थी। और इनफैक्ट 12 बजे हमारी सीएनबीसी आवाज़ पर मैनेजमेंट से खास बातचीत हुई प्रकाश, और इनफैक्ट मालेगांव के आने के बाद एग्जैक्टली इनका जो एक तो कंज्यूमर बेस बड़ा है, अच्छा कुछ और स्टेट्स ढूंढ रहे हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस पे काफ़ी ध्यान देंगे आगे चल के। अच्छा रिटेल जो ऑर्गेनाइज रिटेल है और इनका जो एफएमसीजी है उसका ब्रेक इवन होना, एग्जैक्टली सीएससी को आप कैसे प्लेस करेंगे? तो जो रिटेल वाला कारोबार है वो तो इससे अब छट के अलग हो गया। तो अब इसमें सिर्फ जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ही है। और उसमें लिहाजा ये हुआ है कि जो पहले इन्होंने कोटा में एक्सटेंड किया, कलकत्ता से पहले बाहर निकले और इन्होंने कहा हम बाहर के मार्केट्स को भी वो करेंगे, तो कोटा में इन्होंने बहुत अच्छी फ्रेंचाइज बिल्ड की पिछले कुछ सालों में। अब उसके बाद जो मालेगांव में मिला, ये एक नया मॉडल है। इसमें आप एग्जिस्टिंग वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेके सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम मैनेज कर रहे हैं, कोई आपका इसमें लागत नहीं लगती, कोई वो नहीं है। तो यू आर बिकम अ लाइसेंसी टू रन द डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये अगर मॉडल सक्सेसफुल होता है तो इनकी एक्सपर्टीज, और दूसरी कंपनी इसमें है टॉरेंट, जो अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और सूरत इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को जिसने अक्वायर पहले किया था बहुत बरसों पहले, और डिस्ट्रीब्यूशन में हाथ इसमें डाला था। ये इस टाइप की कंपनीज को रेटिंग आपकी बदल जाएगी, क्योंकि इसमें विजिबिलिटी बहुत बढ़िया होती है। उत्पादन में भाव तो ये वो रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं। आप देखिए आज डिस्ट्रीब्यूशन के एसेट्स रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के, मतलब जो BSES हुआ करता था, आज सबसे जल्दी बिक गए जब अडानी ने लिया, और अच्छे भाव पे मिले, हाथों हाथ बिक गए। तो ये चीज हमेशा रहती है कि डिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप करना ग्रीनफील्ड ज्यादा महंगा पड़ता है, तो एग्जिस्टिंग चीज को लेके आप प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। CSE का फेयर वैल्यूएशन इज क्लोज टू अबाउट 7-710, तो उसके नजदीक ही आता जा रहा है। एक मौका था जब 615 620 तक नीचे मेरे ख्याल से गिरावट आई थी, और डीमर्जर के बाद, तो वो अब आपको पूरी तरह से दे रहा है। बट आई थिंक यू शुड प्रोबब्ली बुक सम प्रॉफिट्स एट 700।
ऑलराइट, तो थोड़ा मुनाफा वसूली 700 के आसपास ज़रूर करें। लेकिन वीकेंड कैसा रहा सर, ये तो बताइए। बहुत बढ़िया। दोनों मूवीज़ देखी हैं आपने, उरी और जो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, देख पाए? नहीं देख पाया अभी। ये तो माहौल जो है पिक्चर हॉल्स में भी बिल्कुल देखिए पॉलिटिक्स वाला गर्म हो गया है। पे आज लॉन्ग करना अच्छा, करना ऐसा तो वाघले साहब का तो बड़ा टारगेट भी है। वाघ साहब आपने देखी? आपने भी नहीं देखी? अरे माहौल जो पूरे देश, वीरू आपने देखी होगी? हाँ, मैंने द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर देखी। अच्छा, और उरी अभी देखेंगे? उरी भी देखूंगा, बाकी ये देखेंगे। ऑलराइट, तो माहौल देखिए पूरे देश में जो है वो अब सिनेमा घरों में भी पॉलिटिक्स का बन चुका है। और एसपी और बीएसपी जिस तरह से देखिए प्री पोल अलायंसेस कर रही है, जिस तरह से ओवर द वीकेंड बीजेपी की तरफ से बयान आए, सीएनबीसी आवाज़ भी देखिए लगातार इस पर फोकस्ड है। चुनाव से जुड़े हुए स्टॉक्स तो हम आपको बताएंगे ही कौन से कमाल दिखा सकते हैं, लेकिन आप देखिए जो हमारा नेटवर्क है उसने एक एक्सक्लूसिव बातचीत करी है एसपी और बीएसपी के गठबंधन में के अनाउंसमेंट के बाद। उत्तर प्रदेश एक बड़ा दरअसल राज्य है जहां पर सबका फोकस बना रहेगा। और दुबई में जो न्यूज़ 18 इंडिया के संवाददाता हैं हमारे अरुण सिंह, उन्होंने खास बातचीत करी राहुल गांधी जी से, और देखिए उन्होंने क्या कहा, किस तरह से सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव से मैंने देखा आपकी इतनी अच्छी बातचीत थी, क्या इस महागठबंधन से पहले उन्होंने बात की आपसे? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ना पड़ेगा और दम से लड़ना पड़ेगा, हम पीछे हट के नहीं लड़ेंगे, हम पूरी फोर्स के साथ, पूरे दम के साथ हर सीट में कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। और मेरी थिंकिंग है, शायद गलत है, मगर मेरी थिंकिंग है कि मायावती जी ने और मुलायम सिंह यादव जी ने कांग्रेस पार्टी को अंडर एस्टिमेट किया है और कांग्रेस पार्टी की जो यूटिलिटी है उसको उन्होंने पहचाना नहीं। अब देखते हैं क्या होता है। ये जो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं बताइए, और शेयर बाजार को कैसे पढ़ना चाहिए? बीजेपी के अगेंस्ट में एसपी और बीएसपी एक, और कांग्रेस के ये कड़े तेवर, इससे चिंता करेगा बाजार क्या? इससे वोट बैंक बढ़ जाता है तो बीजेपी को तो फायदा ही होगा। अगर कहीं ना कहीं ये लड़ने लगे आपस में, जो महागठबंधन है वो सिर्फ गठबंधन रह जाता है, वहाँ निकल जाता है, तो कुछ मतलब इस टाइप के जो डाइल्यूटिव स्टेप्स अगर आते हैं तो इंटरेस्टिंग ये होगा अहमद कि अगले 20 दिन 15-20 दिन अप टू द बजट जो है, इसमें पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों का बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन बनना है। जो कॉकटेल है ये कि यहाँ कोई कभी यहाँ उतार चढ़ाव, कभी इसमें कोई न्यूज़ फ्लो, तो वो उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि सीएनबीसी आवाज़ देखना मतलब शायद कुछ सेकंड के लिए भी चूक नहीं सकता आदमी। बात सही है आपकी, बिल्कुल। तो बिल्कुल इस तरह की पॉलिटिकल बड़े इंटरव्यूज़ भी आप सीएनबीसी आवाज़ पर देखेंगे, और ये जो इंटरव्यू है राहुल गांधी का, ये दिन भर आप देख सकते हैं आपके पसंदीदा चैनल सीएनबीसी आवाज़ पर।